इस महीने का GSTR 1 फाइल, टू बी मैच्ड 3B फाइल. Oh yeah, now it actually looks like good and simple text. Message, GST update. E-invoicing limit getting reduced from 10 crores to 5 crores. My God, now it is applicable on me also. Aishwarya, help me. हाँ भाई बोल. तो क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहा है? अरे रुक, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. मुझे पता है आप भी इस इन्वॉइसिंग को लेके बहुत टेंस्ड हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस एंड आई विल मेक श्योर कि आज इस वीडियो में हम ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करेंगे. टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये इन्वॉइसिंग होता क्या है. इनवॉइसिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना इन्वॉइस का डेटा को डिजिटली अपलोड कर रहे हैं अपने जीएसटीएन पोर्टल में एंड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू ए 64 डिजिट इनवॉइस रेफरेंस नंबर जिसको बोलते हैं IRN नंबर एंड अलॉन्ग विद अ QR कोड जो आपके इनवॉइस के फेस में प्रिंटेड रहेगा. तो बेसिकली ये आपका जो इनवॉइस का डेटा है दैट इज डिजिटली वेरीफाइड एंड वो कन्वर्टेड है IRN नंबर में. अब इसका रिक्वायरमेंट कहाँ है? इसका रिक्वायरमेंट है रूल 48 सब रूल 4 में. रूल 48 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ इशूइंग एन इनवॉइस जिसके अंदर 48 सब रूल 4 में उन्होंने कहा है कि कोई नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन will be required to issue an invoice only after obtaining IRN number from the GSTN portal. एंड अब इस रूल 48(4) के अंदर में इशू किया गया नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 डेटेड 21 मार्च 2020 जिसके थ्रू they have notified that any registered person having turnover more than 500 crores in preceding financial year will be required to issue e-invoices with effect from 1st of October 2020. एंड ग्रेजुअली इस टर्नओवर को कम करते करते 500 करोड़ से 100 करोड़, देन 50 करोड़, देन 20 करोड़, देन 10 करोड़ करेंटली एप्लीकेबल है. एंड अब इस 10 करोड़ के टर्नओवर लिमिट को कम किया जा रहा है टू 5 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of August 2023. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डू आई डिसाइड माई एलिजिबिलिटी वेदर आई एम लायबल फॉर ई इनवॉइसिंग और नॉट. तो इसके लिए जो कंडीशन है कि द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर शुड हैव एग्रीगेट टर्नओवर of more than 5 crores in any of the preceding financial year from 2017-18. मतलब आज अगर हम 2023-24 में हैं तो हम खाली 2020-23 का टर्नओवर नहीं चेक करेंगे. हमको अपना सारे ईयर्स का टर्नओवर फ्रॉम 2017-18 से 2022-23 तक मतलब 6 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर हैज एक्सीडेड 5 करोड़ देन आई एम लायबल फॉर ई इनवॉइसिंग फ्रॉम 1st of August 2020 तक. फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है मेरा पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर्स में तो मैंने कभी एक्सीड नहीं किया बट करेंट फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 1st of April 2023 से टिल डेट में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया है. सो वेदर आई एम लायबल फॉर इनवॉइसिंग नाउ? द आंसर इज नो. टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये कंडीशन है अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स क्रॉस करता है तब आप करेंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हैं. अगर करेंट फाइनेंशियल ईयर में खाली आपका क्रॉस कर रहा है तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. द आंसर इज यस. द ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आप गुड्स सेल करें या सर्विसेज, ये ई बेबिल के साथ आप इसको कंफ्यूज मत करिए. आप गुड्स करें या सर्विस सप्लाई करें दोनों में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है बट ई-इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ओनली ऑन B2B ट्रांजेक्शन्स. अगर आप B2C ट्रांजेक्शन मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी को अगर आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है. सो अब चलिए ट्रांजेक्शन्स का तो समझ आ गया. क्या एक्सपोर्ट के केस में भी एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस. एक्सपोर्ट के केस में भी ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है वेदर दैट इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया और एक्सपोर्ट टू SEZ with payment or without payment. E-invoicing is applicable on all type of transaction. Now the next question arises is whether e-invoicing is applicable for credit note and debit note also. Legally, I would say no, because the rule which talks about requirement on a credit note and debit note, that it does not discuss about IRN number. So अगर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स के रिक्वायरमेंट में अगर IRN नंबर नहीं है इसका मतलब उसमें इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट FAQs issued by GSTN में एक क्वेरी था कि what are the documents which requires e-invoicing.
उसमें उन्होंने मेंशन किया है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। तो जस्ट टू अवॉइड एनी लिटिगेशन, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना टैक्स इनवॉइसेस के साथ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का भी इनवॉइसिंग करिए। एंड इनफैक्ट ई इनवॉइसिंग पोर्टल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन दैट वे कि आपका क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स का भी ई इनवॉइसिंग हो सकता है। नाउ इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग? Are there any category of taxpayers who are exempted? The answer is yes. There are 7 category of taxpayers who are exempted from e-invoice. Those are government departments, local authority, special economic zones, insurance, financial institutions and banking companies, goods transport agencies, passenger transportation service providing taxpayers, exhibition of cinematographic films in multiplex screen. So these are the 7 category of taxpayers who are exempted from e-invoicing. Now, what is the process of generating this e? So the process is very simple. You can use your software. अगर आप कोई भी accounting या invoice generation software use कर रहे हैं, तो most of the software today are enabled with this e-invoicing feature, जिसमें आप अपना API access देके आपका जब भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसके थ्रू वो डायरेक्टली अपने GSTN पोर्टल से उसको इनवॉइसिंग में कन्वर्ट करके आपका इनवॉइस जनरेट करेगा। दैट इज़ अ वेरी सीमलेस प्रोसेस। एंड अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस आप ये बिलो गिवन लिंक में जाके ई इनवॉइसिंग पोर्टल है ये GSTN का, जिसमें आप अपना एक ऑफलाइन टूल है, वहाँ पर ऑफलाइन टूल में अपना डेटा फिल करके ई इनवॉइसिंग सारे जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट द GSTN पोर्टल हैज रिसेंटली कम विद अ न्यू टूल दैट इज GEPP, GST इनवॉइसिंग प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल, जिसमें आप डायरेक्टली जाके कोई भी एक सिंगल इनवॉइस का भी डेटा बहुत सिंपल वे में भर के अपना IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं। नाउ moving to the next and a very important question, whether e-invoice can be corrected or cancelled. So the answer is कि the e-invoice which is generated can only be cancelled within 24 hours from the time of generation. It cannot be corrected, and if the 24 hours is passed, it cannot be cancelled also. So अगर कोई आपने e-invoice generate किया है and उसका 24 hours pass हो गया and if there is a mistake, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक क्रेडिट नोट इशू करके उस ई इनवॉइस को आप या तो भी करेक्ट करें या आप कैंसिल करें, बट ई इनवॉइस को आप डायरेक्टली करेक्ट नहीं कर सकते। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेदर ई इनवॉइसिंग हैज़ टू बी डन ऑन रियल टाइम बेसिस और वी कैन जनरेट इनवॉइसेस लेटर ऑन ऑल्सो, से ऑन द डे एंड और आफ्टर अ वीक और एट द मंथ एंड। क्या हम सारे इनवॉइसेस का एक साथ IRN जनरेट कर सकते हैं? द आंसर इज कि रूल 48 सब रूल 4 सेज कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है एंड अगर आप कोई भी इनवॉइस इशू कर रहे हैं विदाउट IRN तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड इनवॉइस। सो अगर आप उसके थ्रू कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड अगर रास्ते में अगर वो वेरिफिकेशन होता है एंड द ई इनवॉइसिंग इज नॉट डन, दैट इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी एंड देयर मे बी अदर consequences also. So the e-invoicing is to be done on real-time basis. However, the system as on today allows generating e-invoices or for backdates also, for past years also. इसका मतलब आज आप कोई भी e-invoice पुराने डेट्स का भी इशू कर सकते हैं, बट लीगली इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपका कोई भी ऐसा कभी भी चेकिंग या वेरिफिकेशन होता है एंड इज फाउंड कि कोई भी इनवॉइस है जिसका IRN जनरेटेड नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी। So that is all entire process and it is a very simple and seamless process. Give it a try and it is always advisable कि आप 1 अगस्त से अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके पहले ही आप इस पोर्टल को पहले यूज़ करके ट्राई करके देखें, so that you do not panic on the day when it becomes applicable.